गुड आफ्टरनून गाइस। सो लास्ट टाइम जहाँ स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको याद है हम लोगों ने लास्ट टाइम कहाँ स्टॉप किया था। यस, पीडीएफ है सबको? पीडीएफ विजिबल है सबको गाइस? यस नो? यस सर। यस सर। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट किया था। एंड आफ्टर एक्सेप्टेंस टेस्ट वी सपोज टू स्टार्ट विद द मेंटेनेंस वाला पार्ट। ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे हम लोग के पास अगर आप देखेंगे मेंटेनेंस जो है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, और इसके पहले क्या क्या किया था हम लोगों ने, एक बार क्विकली मैं रिवाइज करा देता हूँ। वी आर डन विद इम्प्लीमेंटेशन। सो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, बराबर है। तो जिसमें आपको प्रॉपर कोडिंग और ये सब करना है। उसके पहले ओके एक बार SDLC के सारे जो है मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। आपने अगर याद नहीं है तो याद कर लेना प्रॉपरली। सबसे पहले आएगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, बाद में फिजिबिलिटी स्टडी आता है। फिजिबिलिटी स्टडी हम लोगों ने नहीं किया है, वो मैं आपको कराऊंगा। तो अलग अलग 3 टाइप के फिजिबिलिटी स्टडीज़ रहते हैं, इकोनॉमिकल, ऑपरेशनल एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी। 3 फिजिबिलिटी स्टडीज़ आता है, ठीक है, SDLC के अंदर। आगे हम लोग SDLC पढ़ेंगे तब मैं फिजिबिलिटी स्टडी आपको डिटेल में बता दूंगा। दैट इज़ द पार्ट ऑफ आर सिलेबस ओनली। देन उसके बाद में फिजिबिलिटी स्टडी के होने के बाद में डिज़ाइंस आते हैं। तो वी हैव सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन के अंदर आपके 3 टाइप आएंगे, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन एंड डिटेल डिज़ाइन। डिज़ाइनिंग होने के बाद में कोडिंग आएगा या इम्प्लीमेंटेशन आएगा। देन कम्स टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के अंदर सिस्टम टेस्ट, सॉरी, टेस्टिंग के अंदर आपका फर्स्ट टाइप जो आएगा दैट इज़ यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट के बाद में सेकेंड टाइप जो आएगा दैट इज़ सिस्टम टेस्ट। सिस्टम टेस्ट के अंदर हम लोगों का परफॉर्मेंस टेस्ट आता है एंड फंक्शनल टेस्ट आता है। एंड थर्ड टाइप का जो टेस्ट रहता है वो रहता है सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी। देन सिस्टम टेस्ट के बाद में आपका आएगा एक्सेप्टेंस टेस्ट। एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर वापस हम लोग के सब टाइप्स रहते हैं, दैट इज़ वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स, या अल्फ़ा और बीटा, बराबर है। और वो अल्फ़ा सॉरी यूनिट टेस्ट के बाद में इंटीग्रेशन, बाद में सिस्टम के अंदर वापस आपके फंक्शनल, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, पोर्टेबिलिटी, और उसके बाद में आता है एक्सेप्टेंस टेस्ट। एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर आपको कौन से टाइप के टेस्ट मिलेंगे? अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा डेवलपर एंड पे होता है, बीटा यूज़र एंड पे होता है। सो अल्फ़ा टेस्ट इज़ काइंड ऑफ अ वाइट बॉक्स एंड बीटा इज़ ब्लैक बॉक्स टाइप ऑफ अ टेस्ट। सो ये आपके टाइप्स ऑफ टेस्टिंग थे। टेस्टिंग के बाद में आपका जो पार्ट आता है वो आता है आफ्टर दैट वी हैव इज़ मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के अंदर आपके 4 टाइप के मेंटेनेंस आते हैं। रिमेंबर CAP², रिमेंबर दिस वे, CAP²। तो C करेक्टिव मेंटेनेंस, A अडेप्टिव मेंटेनेंस, P फॉर परफेक्टिव मेंटेनेंस एंड अनदर P फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, CAP²। सो यहाँ पे देखो आपको टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस में सबसे पहले अगर आप देखेंगे सिस्टम मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस बेसिक सॉरी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस की ज़रूरत क्या रहती है? सबसे पहले क्या बोला है कि आपको मार्केट कंडीशंस जो है, पॉलिसीज़ जो है, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ जो चेंजेस आते हैं, बराबर है, वो चेंजेस आपको इनकॉर्पोरेट करने रहते हैं इन योर सॉफ्टवेयर एज वेल। सो दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। देन उसके आगे अगर आप देखेंगे, हाँ, सो उसके आगे अगर आप देखेंगे मार्केट कंडीशन के बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, सो मार्केट कंडीशन के अंदर आपको क्या बोला गया है? चेंजेस ओवर द टाइम, लाइक कहीं पे टैक्सेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस हुए, या फिर न्यूली इंट्रोड्यूस सम कंडीशंस रहेंगे, या जैसे आप देखो कि फ्रांस जो है, फ्रांस के अंदर गाफा टैक्स एक अप्लाई किया है वहाँ के गवर्नमेंट ने, गाफा GAFA। गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक एंड एप्पल, ये 4 कंपनीज जो है जो वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, लेकिन उसके सामने वहाँ के गवर्नमेंट को उतना टैक्स पे नहीं करते वो। सो दैट्स वाई द फ्रांस गवर्नमेंट हैज़ टैक्स दे। सो वैसे ही आप देखो कि टैक्सेशन पॉलिसी में जैसे कोई कभी अगर कोई चेंजेस होते हैं, वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने भी अप्लाई किया है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, देन फेसबुक, ये सारे ऐसे कंपनीज है, गूगल है, जो इंडिया से बहुत बड़े अमाउंट में कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट होता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, लेकिन उनके सामने वो इतना टैक्स जो है वो यहाँ पे नहीं करते हैं।
एंड उसका मेन रीज़न ये है कि हम लोग के पास ऐसे टैक्सेशन पॉलिसीज़ नहीं है स्ट्रॉन्ग, जिससे हम लोग इतना टैक्स उनके पास से ले सकें। सो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं अपने टैक्सेशन पॉलिसीज़ में चेंज करेंगे। सो वही यहाँ पे आपको देखो बताया हुआ है कि ओवर द टैक्सेशन change over the time such as taxation and newly introduced constraints like how to maintain bookkeeping या और कहीं पे कोई मॉडिफिकेशंस किए हैं, बराबर है, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड ओके just there are few disturbance for 5-10 minutes, some work is going on, so I can't avoid that, so I'll try to talk a bit loudly जितना हम लोग प्रॉपरली सुन पाए, जस्ट मैटर ऑफ 10 मिनट्स समथिंग। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो नेक्स्ट हम लोगों को जो पॉइंट दिया है मार्केट कंडीशन के बाद में, वो क्या है, वी हैव क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। सो क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स में क्या बोला है, ओवर द टाइम कस्टमर में आस्क फॉर न्यू फीचर्स और फंक्शंस इन द सॉफ्टवेयर। सो समटाइम इट माइट हैपन्स कि टाइम टू टाइम कस्टमर कोई न्यू चीज़ें जो है वो आपसे डिमांड कर रहा है, बराबर है। सो उससे क्या होगा कि आप यहाँ पे उनको वो न्यू फीचर्स डेवलप करके दोगे, राइट। कि जहाँ पे हम लोगों ने सपोज उनके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, पेमेंट गेटवे ऐड कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग वहाँ पे ऐड कर रहे हैं। सो ऐसे कोई पॉइंट्स वहाँ पे हो सकता है। सो यहाँ पे वही बताया, क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स ओवर द टाइम कस्टमर में आस्क फॉर न्यू फीचर्स और फंक्शंस इन द सॉफ्टवेयर। सो ये प्रॉब्लम या वी कैन से कि दिस आर द पॉइंट्स जो आ सकते हैं, जिसके बेस के ऊपर देन हम लोग कहीं ना कोई कैसे चेंजेस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट अगर आप पॉइंट देखेंगे, सो नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या बोला है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट के बाद में पोस्ट मॉडिफिकेशन इफ एनी ऑफ द हार्डवेयर or platform such as operating system of target host changes, software changes are need to be to keep adaptability। मतलब जैसे आपके चेंजेस होंगे वैसे आपको टेक्नोलॉजिकली जैसे प्लेटफॉर्म्स अपग्रेड होते हैं। जैसे आज के टाइम पे हम लोग के पास विंडोज 10 है, सपोज फ्यूचर में वी माइट बी हैविंग विंडोज 11, 12, 13, 14 जो भी है, तो जैसे वो होंगे वैसे आपको भी यहाँ पे क्या करना है, अडेप्टेबिलिटी अप्लाई करना है। गेटिंग क्लियर है, एनी डाउट फॉर दिस। देन ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस है। सो ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस के अंदर आपको क्या बोला है, देयर इज एनी बिजनेस लेवल चेंज एट अ क्लाइंट एंड सच एज रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ हो गया। मतलब पहले उनके जो बिजनेस थे, अभी उतने बिजनेस या उतने डिपार्टमेंट नहीं है उनके पास। सो हम लोग क्या करेंगे, वो डिपार्टमेंट्स जो है उनको हम लोग कम कर देंगे। देन अक्वायरिंग अनदर कंपनी। सो जैसे उनका बिजनेस जो अभी वो बढ़ गया, पहले उनका जैसे आप देखो कि फेसबुक है, तो स्टार्टिंग में उनके पास व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन बाद में अभी व्हाट्सएप आ गया, तो व्हाट्सएप का जो डेटाबेस है वो भी अभी आपके कंपनी के साथ में कनेक्ट हो रहा है, राइट। सो वहाँ पे आपके आपका जो कंपनी का प्रोसेस है उसके अंदर चेंजेस आ गए अभी। देन उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई न्यू बिजनेस में आ रहा है, नीड टू मॉडिफाई इन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में अराइज, ये सब हो सकता है। सो ये सब के लिए अगर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस हम लोगों को 4 टाइप के मेनली दिए हुए हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव, परफेक्टिव एंड प्रिवेंटिव। करेक्टिव मेंटेनेंस, करेक्ट और फिक्स प्रॉब्लम्स जो आपको अपने सॉफ्टवेयर में मिल रहा है, बहुत सिंपल है। उसके बाद में सेकेंड टाइप जो आएगा दैट इज अडेप्टिव मेंटेनेंस। अडेप्टिव मेंटेनेंस में आपको क्या करना है, जैसे कुछ मॉडिफिकेशंस या अपडेशंस होते हैं प्लेटफॉर्म पे सॉफ्टवेयर में, उसके हिसाब से आपको अपने सॉफ्टवेयर को भी अप टू डेट रखना है। सो दैट मीन्स एज एंड व्हेन द वर्ल्ड चेंजेस, द टेक्नोलॉजी चेंजेस, आपको भी अपने सॉफ्टवेयर को वैसे ही अपग्रेड करना है। उसके बाद में आएगा परफेक्टिव मेंटेनेंस। सो परफेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होगा कि आपके पास फिलहाल जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर को आपको और परफेक्ट और बेटर बनाना है, उसको परफेक्टिव बोलेंगे। मतलब उसका परफॉर्मेंस और आपको बढ़ाना है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, दिस इंक्लूड्स मॉडिफिकेशन एंड अपडेट डन इन ऑर्डर टू कीप द सॉफ्टवेयर यूजेबल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
लाइक आप देखो कि आज के टाइम पे भी अभी तक हम लोग जीमेल यूज़ कर रहे हैं, बराबर है, हम लोगों ने जीमेल यूज़ करना बंद नहीं किया है। सो परफेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग में भी जीमेल आपको ईमेल सेंड रिसीव करने का ही फैसिलिटी दे रहा था, आज भी आप जीमेल यूज़ करके ईमेल सेंड रिसीव कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आया, स्टार्टिंग में जहाँ पे आप ईमेल सेंड रिसीव कर पा रहे थे वो टाइम पे आपके पास अलग अलग सेग्रीगेशन नहीं थे कि इंपॉर्टेंट प्राइमरी ईमेल में अलग रखूँ, प्रमोशनल वाले अलग रहेंगे, थोड़े और एकदम जो अलग टाइप के आ रहे हैं आपको एडवर्टाइजमेंट वाले वो कहीं अलग रहेंगे। देन उसके साथ में आपके पास ये क्लाउड कंप्यूटिंग गूगल ड्राइव सपोर्ट नहीं था, तो अगर मैं 25 MB से बड़ा अटैचमेंट अगर सेंड कर रहा हूँ गूगल के साथ गूगल जीमेल के थ्रू, तो वो फैसिलिटी आपके पास नहीं था। देन हम लोगों ने जो पहले जो ईमेल्स आपके बहुत स्लोली जा रहे थे, तो गूगल ड्राइव फैसिलिटी ऐड करने के बाद में वो और फास्ट हो गया, बराबर है। सो पहले भी हम लोग ईमेल ही सिस्टम यूज़ कर रहे थे, आज भी हम लोग ईमेल सिस्टम ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने उसका परफॉर्मेंस और बेटर बना दिया, उसको और परफेक्ट बना दिया, पहले से हम लोगों का जो काम है और वो स्मूथ हो गया और बेटर हो गया। पहले के टाइम पे अगर मैं सेम ईमेल ही अगर रिसीव कर रहा था, लेकिन वो ईमेल मुझे ओपन करने के लिए इतना सिंपल नहीं होता था जितना आज सिंपल हो रहा है। पहले मैं 1-2 GB के वीडियोस ईमेल के साथ में सेंड नहीं कर पा रहा था, आज वो कर पा रहा हूँ। सो वो क्या हो गया, दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग जीमेल और मेकिंग जीमेल सर्विसेज मोर परफेक्ट। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, फ्यूचर में अगर कोई आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्रिकॉशनरी मेजर, टेकिंग अ प्रिकॉशनरी मेजर, जैसे आप देखो कि अगर हम लोग कोई कार अगर ले रहे हैं तो उसमें एयरबैग आता है। सो एयरबैग आने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सीडेंट होगा ही होगा, बट एयरबैग का मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम तो उसको हम लोग पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं। दैट इज द मेन पर्पज बिहाइंड परचेसिंग द एयरबैग विथ आर न्यूली परचेज कार, है ना। सो वो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे डायग्राम में आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। सो आप देखो कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, 3% जितना आपका जो कॉस्ट है वो रिक्वायरमेंट के लिए, बराबर है। देन 8% जो आपका कॉस्टिंग है वो डिज़ाइनिंग के लिए, 7% कोडिंग के लिए, 15% जो आपका जा रहा है वो टेस्टिंग में जा रहा है, और मैक्सिमम 67% जो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो किस में हो रहा है, दैट इज गोज फॉर अ मेंटेनेंस पार्ट। मतलब मेंटेनेंस वाला जो पार्ट है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो मेंटेनेंस एक्टिविटी अगर आप देखेंगे, सो आपको यहाँ पे क्या बोला है, मेंटेनेंस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, आइडेंटिफाई एंड ट्रेस, मतलब आइडेंटिफिकेशन ट्रेसिंग ऑफ द सम मॉडिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स विच आर देयर, है ना। इफ जनरेटेड बाय यूजर और अ सिस्टम में इटसेल्फ रिपोर्ट वाया लॉग्स और एरर मैसेजेस। सो आपको यहाँ पे इजीली पता चलेगा, आइडेंटिफाई एंड ट्रेस सम ऑफ द चेंजेस, बराबर है, जो चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं आइदर इन रिक्वायरमेंट या और कोई जो चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं वो चेंजेस को आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है ना। सो हियर द मेंटेनेंस टाइप इज क्लासिफाइड ऑल्सो, जहाँ पे हम लोग अलग अलग पैटर्न्स उसके बताएंगे। सो वो यहाँ पे आपको दिया। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप टाइप देखेंगे, सो नेक्स्ट हम लोग क्या बता रहे हैं, एनालिसिस। मॉडिफिकेशन इज एनालाइज फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम इंक्लूडिंग सेफ्टी, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या है, ये सब हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। सिंपल है। इट्स इफ प्रोबेबल इम्पैक्ट इज सीवियर, सो वो टाइम पे आपको क्या करना है, आपने एनालाइज किया, बराबर है, और वो एनालाइज करने के बाद में हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि अगर हम लोगों ने कोई चेंजेस किए हुए या चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा हम लोगों के फाइनल सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, इफ प्रोबेबल इम्पैक्ट इज सीवियर ऑल्टरनेट सोल्यूशन इज बुक्ड, है ना। अ सेट ऑफ रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन इज देन मटीरियलाइज्ड इनटू रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, वो आपको दिया है। द कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन और मेंटेनेंस इज एनालाइज्ड एंड एस्टिमेशन इज कंक्लूडेड, कि हम लोगों को क्या मॉडिफाई करना है, कितना मॉडिफाई करना है, और वो जो भी हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे उसका आपका कॉस्टिंग कितना आएगा। तो अगर उसका कॉस्टिंग अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हम लोग के बजट में अगर वो नहीं आ रहा है तो विल ट्राई टू अवॉइड इट। हम लोग के बजट में अगर वो आ रहा है तो फिर हम लोग वो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, डिज़ाइन। सो डिज़ाइनिंग में क्या बोला है, न्यू मॉड्यूल विच नीड्स टू बी रिप्लेस्ड और मॉडिफाइड
है ना, आर डिजाइन अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन सेट इन द प्रीवियस स्टेज। सो वो डिजाइन में हम लोग बताएंगे कि ओके आपको कोई मॉडिफिकेशंस अगर करने हैं एग्जैक्टली, सो कौन सा सॉफ्टवेयर का पार्ट आप मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके कोई डिज़ाइंस जो रहेंगे वो हम लोग बताएंगे। आपको कोई रिप्लेसमेंट अगर करना है तो उसके जो स्पेसिफिक डिज़ाइंस है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बताएंगे, बराबर है। सो अगर आप देखेंगे सो क्या बोला है, न्यू मॉड्यूल्स अगर आपको ऐड करना है उसके डिज़ाइंस आपको बनाने पड़ेंगे। आप कोई एक स्पेसिफिक फीचर्स अगर आप मॉडिफाई कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग कोई न्यू फीचर्स के साथ में या कुछ न्यू फंक्शनलिटी के साथ में, तो आपको उसको भी यहाँ पे बताना पड़ेगा, है ना, अगेंस्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने पड़ेंगे। देन लास्ट में अगर आपका आएगा वो क्या आएगा, इम्प्लीमेंटेशन। सो इम्प्लीमेंटेशन में आपको देखो बहुत सिंपल वे में क्या बोला है, आइडेंटिफाई एंड ट्रेसिंग आएगा, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स और मॉडिफिकेशन विच आर देयर। ये होने के बाद में आपने जो भी न्यू रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई किए उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, इज इट एक्चुअली रिक्वायर्ड, या अगर रिक्वायर्ड है तो हम लोग के बजट में है क्या। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इफ इट इज नॉट इन आवर बजट तो ये पॉसिबल नहीं रहेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट वी हैव इज अ डिजाइनिंग पार्ट, कि ये जो भी हम लोगों ने न्यू रिक्वायरमेंट एनालाइज किए हैं, जो हम लोगों को लगता है कि हाँ ज़रूरी है, ये सबके बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइंस बनाएंगे। डिज़ाइंस मतलब आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो प्रैक्टिकल्स है, दैट इज़ द डिज़ाइनिंग पार्ट। क्लास यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम्स, ईआर डायग्राम्स, ये सारे डिज़ाइंस आएंगे। डिज़ाइंस होने के बाद में बेस्ड ऑन दैट डिज़ाइंस वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग, या कोडिंग आएगा यहाँ पे, बराबर है। सो कोडिंग के अंदर हम लोगों ने कोडिंग के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, आप एक प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे जिससे आपका कोडिंग जो है वो सिक्योर होगा, बाकी लोगों को इजीली समझ में आएगा, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे क्या आएगा, सिस्टम टेस्ट आएगा। मतलब पूरा सॉफ्टवेयर बनने के बाद में हम लोग पूरे सिस्टम या पूरे सॉफ्टवेयर को एक साथ टेस्ट करेंगे, दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय सिस्टम टेस्टिंग। वंस सिस्टम टेस्टिंग इज डन, उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्ट आएगा। एक्सेप्टेंस टेस्ट के आपके दो टाइप रहेंगे, आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट। कौन से दो टाइप रहेंगे एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर, अल्फा एंड बीटा, बराबर है। अल्फा टेस्ट डेवलपर एंड पे होता है, जो डेवलपर जिन्होंने वो डेवलप किया हुआ है वही आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके बताएंगे वेदर इट्स प्रॉपर और नॉट। एंड सेकेंड जो आपका टेस्ट रहेगा दैट इज़ द बीटा टेस्ट। सो बीटा टेस्ट जो होता है वो यूज़र एंड पे होता है। हम लोगों ने एंड्रॉयड के बीटा वर्जन्स देखे हुए। सो बीटा वर्जन्स का मतलब क्या होगा कि आपके जो भी सॉफ्टवेयर अभी आपने बनाया है वो कितना प्रॉपर है प्रीवियस वर्जन के कंपैरिजन में, वो उसके कोई बग्स जो है या प्रॉब्लम्स जो है वो रेक्टिफाई हुए हैं या नहीं हुए, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। एंड फाइनली ये सब होने के बाद में डिलीवर द सॉफ्टवेयर, और लास्ट में मेंटेनेंस आएगा। दैट्स इट। सिस्टम टेस्ट क्या Sir, होगा, यस यस। will you please speak little slowly because it is very fast, means we cannot understand what your little means. You're understanding what I'm trying to say. ओके सो मैंने यहाँ पे स्लोली बताया, मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये ऑलरेडी हम लोगों ने SDLC जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रीवियस लेक्चर में बताया था वही सेम वापस आ रहा है, जहाँ पे हम लोग रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेस करेंगे कि ओके कौन से मॉड्यूल में आपको रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, देन वो रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। सो अगर आपने अपने प्रीवियस होमवर्क नहीं किया है ना तो उसको आपको फिर फास्ट लगेगा। ये गेटिंग माय, Sir, which homework? हाँ, होमवर्क मतलब जो प्रीवियस लेक्चर्स हम लोग के हुए हैं, यू शुड रिवाइज इट, दैट्स व्हाट। Yeah, sir. या सो मैंने ऑलरेडी हम लोगों ने नोटपैड में मैंने आपको SDLC के सारे स्टेप्स मैंने टाइप करके आपको लिखाया था बुक में, और वही सेम यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए मैं वो पार्ट क्विकली बता रहा हूँ। ये एकदम नया कोई यूनिक पार्ट नहीं है। मतलब हम लोग यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एग्जिस्टिंग अगर आपका कोई एक सॉफ्टवेयर बन गया है उसके ऊपर अगर वापस अगर आप एक साइकिल चलाएंगे डेवलपमेंट में का, जिसमें आप कोई न्यू मॉड्यूल्स या सब मॉड्यूल्स या एक छोटे मोटे कोई फंक्शंस अगर आप ऐड कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, वो आपके जो भी छोटे मोटे फंक्शंस है वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जैक्टली ट्रेसिंग होगा कि मतलब कौन से मॉड्यूल के कौन से पार्ट में आपको वो न्यू रिक्वायरमेंट या न्यू चेंजेस अप्लाई करना है। देन एनालाइज करो कि अगर मैं यहाँ पे ये मॉड्यूल में अगर ये कोई चेंजेस अगर अप्लाई करूँगा तो उसके पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, और मेरे बजट के अंदर है क्या। हम लोगों का एक हर एक टाइम पे जो भी हम लोग चेंजेस अप्लाई करेंगे उसका हम लोगों ने एक बजट डिफाइन किया रहेगा। तो आपके जो भी चेंजेस आपने आइडेंटिफाई किए हैं वो अगर आप विद इन योर बजट है
तो ही हम लोग वो चेंजेस को ऐड करेंगे, अदरवाइज वो चेंजेस को हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े कम कर देंगे और नेक्स्ट टाइम आपका जो डेवलपमेंट साइकिल चलेगा उसके अंदर हम लोग उसको पोस्टपोन करेंगे। इसको पोस्टपोन करना बोलते हैं। फिर आपके जो भी डिज़ाइंस आपने आइडेंटिफाई किए, ट्रेस किए हैं कि एग्जैक्टली इतने चेंजेस की हम लोग को अभी के टाइम पे ज़रूरत है ही, इसको हम लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते, वो आपने टेक्निकली एनालाइज कर दिया। मतलब अभी आप ये न्यू रिक्वायरमेंट जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो आपका विंडोज़ 10 के ऊपर ही अप्लाई प्रॉपरली अप्लाई होंगे, या अभी आप जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं लाइक विंडोज़ 7 उसके ऊपर भी ये नए रिक्वायरमेंट जो आपने डेवलप किए वो चलेंगे। ये सारी चीज़ों को हम लोग बहुत प्रॉपरली टेक्निकली इकोनॉमिकली, टेक्निकली मतलब कौन से टेक्नोलॉजी आप ऐड करने वाले हैं वो। देन नेक्स्ट जो है वो आपका आएगा कि जहाँ पे हम लोग ये जो टेक्निकली आपके न्यू रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या देखेंगे, हम लोग इकोनॉमिकली आपके लिए वो फिजिबल है क्या। देन उसके साथ में अगर आप देखेंगे कि जो ऑपरेशंस हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वो ऑपरेशंस के लिए, मतलब आप सपोज वीडियो कॉलिंग करने वाले हैं सो वेबकैम रिक्वायर्ड रहेगा। आप अगर और कोई टाइप के अगर आप ऑपरेशंस करने वाले हैं तो वो कुछ अप्लाई रहेगा। गेटिंग जस्ट 5 मिनट्स कुछ काम चल रहा है, इसके लिए ये बार बार आवाज़ आ रहा है, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। सो एनालिसिस होगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिटेल में होगा, जहाँ पे हम लोग टेक्निकली ऑपरेशंस जो करने वाले हैं, ये रिक्वायरमेंट मतलब नए रिक्वायरमेंट ऐड करने के बाद में वो यूज़र्स ये नए रिक्वायरमेंट के साथ में, ये नए चेंजेस के साथ में इतने कंफर्टेबल रहेंगे क्या, ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद में ये सब के बेस के ऊपर हम लोग डिज़ाइंस बनाएंगे, और ये डिज़ाइन वाला टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जो मैंने आपको बताया, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस अंडर एक ब्रॉड डिज़ाइन लेवल आएगा सिस्टम डिज़ाइन, जिसमें फर्स्ट आपका टाइप ऑफ डिज़ाइन जो आएगा वो होगा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, उसके बाद में आएगा हाई लेवल डिज़ाइन, उसके बाद में आएगा डिटेल डिज़ाइन। सो एज यू कैन सी कि वो हम लोगों का टॉपिक ऑलरेडी हुआ है। उसके बाद में मेंटेनेंस वाला पार्ट आएगा, मेंटेनेंस मतलब कोडिंग आएगा, बराबर है। सो वो सेम कोडिंग कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टेस्टिंग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसको मैं यहाँ पे क्विकली गो थ्रू करा रहा था। सो उसके अंदर अगर आप देखेंगे वी हैव यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, देन सिस्टम टेस्ट आता है। और सिस्टम टेस्ट के अंदर हम लोगों के 3 सब टाइप्स आते हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। सो 3 सब टाइप्स कौन से रहेंगे? फंक्शनल टेस्ट, दैट इज फंक्शनलिटी टेस्ट भी बोलते हैं उसको, परफॉर्मेंस टेस्ट, एंड देन थर्ड सब टाइप जो आता है दैट इज आता है सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी। ठीक है, ये इसी के पहले वाले टॉपिक में पढ़ा है। उसके बाद में एक्सेप्टेंस टेस्ट आएगा, जिसके 2 सब टाइप्स रहते हैं, अल्फा एंड बीटा। उसके बाद में एक बार ये हो गया तो आप फाइनली बना हुआ सॉफ्टवेयर यूज़र को डिलीवर कर देंगे, और डिलीवर होने के बाद में वापस वो सेम मेंटेनेंस फेज में जाएगा, जिसमें आप 4 टाइप के मेंटेनेंस एक्टिविटी अप्लाई करेंगे वहाँ पे। CAP² जो मैंने आपको बताया, या CAPP। C स्टैंड्स फॉर करेक्टिव मेंटेनेंस, A स्टैंड्स फॉर अडेप्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मतलब बग फिक्सिंग, एरर सॉल्व करना। देन अडेप्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होगा? नए टेक्नोलॉजिकली अडेप्ट करना, प्लेटफॉर्म अडेप्ट करना। मतलब स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया था वो टाइम पे हम लोग विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे थे, अभी हम लोगों ने प्लेटफॉर्म चेंज किया है, अभी हम लोग विंडोज़ 10 पे आ गए, या फिर मैं पहले विंडोज़ यूज़ कर रहा था अब हम लोग लिनक्स पे चले गए। सो वो अडेप्टिबिलिटी होना चाहिए, बराबर है। देन उसके बाद में आएगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव का मतलब क्या है? प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना अगेंस्ट द फ्यूचर, कोई प्रॉब्लम्स या फेलियर्स जो आ सकते हैं, जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए। जैसे अगर हम लोग कार परचेस करते हैं तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया देयर माइट बी अ चांस कि कभी ना कभी कार का एक्सीडेंट हो सकता है। ये कंपलसरी नहीं है कि होगा ही, लेकिन हो सकता है। सो उसके लिए हम लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर लिए। एंड व्हाट इज दैट प्रिकॉशनरी मेजर? हम लोगों ने वहाँ पे एयरबैग लगाया। एग्जैक्टली सिमिलर वे आपके सॉफ्टवेयर में भी ऐसे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स या फेलियर्स आ सकते हैं, उसके लिए कोई प्रिकॉशनरी मेजर लेना, इसको हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। और एक जो आएगा दैट इज परफेक्टिव मेंटेनेंस। याद है मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि स्टार्टिंग में जब अगर हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप जब पहला नया यूज़ करते थे तो आप अगर एक साथ अगर उस पर 10, 15, 20 फोटोज़ अगर सेंड करेंगे
सो सारे फोटोज़ जो है ना वो इंडिविजुअली जाते थे और हर एक फ़ोटो के ऊपर हम लोग को इंडिविजुअली टिक करके उसको डाउनलोड करना पड़ता था। बट आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है। आपके जो भी फ़ोटोज़ आप एक साथ अगर 10-20 फ़ोटोज़ अगर भेजते हैं तो वो क्लब होके एज अ सिंगल एल्बम जाते हैं और आपको सिर्फ एक क्लिप में आप वो पूरा एल्बम डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रीवियसली डिस्कस किया था वो ही सेम साइकिल चल रहा है, लेकिन ये सेम वापस साइकिल किसके लिए चलेगा, आप वापस उसमें एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में जो भी ऐड अपडेट डिलीट मॉडिफिकेशन करेंगे उसके लिए। सो मेक श्योर कि आप प्रीवियस जो लेक्चर्स हम लोग के हुए हैं उसको प्रॉपरली रिवाइज करते चले, बिकॉज हम लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और जहाँ कहीं पे भी अगर रिपीटेड टॉपिक आ रहे हैं तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे जल्दी ही जाऊँगा। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप रिवाइज करके रखें प्रॉपरली चीज़ों को। हाँ, अगर आपको कुछ डाउट है डेफिनेटली आई विल रिवाइज इट, डेफिनेटली वो सेम चीज़ें हम लोग वापस रिविजिट करेंगे, लेकिन आपको अपने साइड से होमवर्क करना पड़ेगा। जो भी लेक्चर्स हम लोग के होते हैं वो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। नोट्स मैंने ऑलरेडी एडवांस में दिया हुआ है सारे यूनिट्स का, और वो उसका मेन पर्पस यही है कि मैं जो भी कुछ पढ़ाता हूँ वो आप प्रॉपरली याद रखो, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर वो सेम चीज़ आता है तो मुझे वापस उसको डिटेल में ना पढ़ाना पड़े, जिससे हम लोग 100% सिलेबस डिटेल में पढ़ सके। एज आई सेड कि ये सेम सिलेबस, ये सेम कंसेप्ट आपको टीवाई में एसपीएम के लिए बहुत काम में आने वाले हैं। तो अगर मैं बहुत स्लो अगर जाऊंगा, हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है कि एक चीज़ अगर वापस वापस रिपीट हो रहा है उसको भी मैं डिटेल में बार बार रिवाइज करते चलूँ, ठीक है। सो आपको वो खुद के साइड से अपना कैपेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। नाउ वी आर इन एसवाई, हम लोग कोई जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है, ना हम लोग फ्रेशर्स है एफ5 के, ठीक है। एम आई क्लियर गाइज, एम आई क्लियर? हेलो Yes, sir. हेलो, कौन स्टूडेंट था जो पूछ रहा था एम आई क्लियर? ओके, Yes, sir. हाँ। सो मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये सारे लेक्चर्स आपको वापस रिवाइज करने के लिए मैं रिकॉर्ड करके भी डालता हूँ। उसका सेम रीज़न, उसका मेन रीज़न यही है कि आपको अगर कोई चीज़ क्विकली जा रहा है तो आपको उसको वापस रिवाइज कर लेना है एक बार। अगर न्यू टॉपिक अगर क्विकली जा रहा है उसको मैं धीरे करूँगा, लेकिन एक बार रिपीटेड टॉपिक में वापस धीरे नहीं कराऊँगा, वो थोड़ा क्विक ही फिनिश होगा। ओके Sir, in previous lecture you had taught essential attributes of the good software, right? हम लोगों का टेस्टिंग वाला पार्ट नहीं हुआ था, No, sir. पक्का नहीं हुआ था, बिकॉज मेरे पास जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो देख के ही मैं वापस नेक्स्ट टॉपिक चालू करता हूँ। सो हम लोग के टोटल 3 लेक्चर्स हुए और उसमें ये बताया कि हम लोगों का टेस्टिंग हुआ है। ओके बाकी स्टूडेंट्स हम लोग का टेस्टिंग वाला टॉपिक नहीं हुआ है, एक्सेप्टेंस टेस्ट तक नहीं हुआ था, हुआ है ना वैष्णवी, राइट? हाँ। सो का टेस्टिंग तक टॉपिक हुए हैं, यस। You want, if you have any doubt, just go and revisit video lectures which are already recorded there. So अगर मैं कोई टॉपिक चालू कराता हूँ तो वो सेम कॉलेज के वो रिकॉर्डिंग मैं खुद देखता हूँ एक बार कि लास्ट कहाँ तक हम लोगों ने स्टॉप किया था, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करता हूँ। सो प्लीज़ डू योर होमवर्क वेरी वेरी प्रॉपरली। ओके सो मेंटेनेंस वाला जो हम लोग का टॉपिक था ये हो गया है, कॉस्ट मेंटेनेंस जो है ये हो गया हम लोगों का, इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट हो गया है, सिस्टम टेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्ट हो गया, डिलीवरी सिंपल है, डिलीवरी के अंदर कोई ऐसे टॉपिक नहीं है जो कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। डिलीवरी मतलब क्या होगा, एक बार एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर हुआ, एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर 2 पॉइंट्स आएंगे आपके, अल्फा टेस्ट एंड बीटा टेस्ट, राइट। या अल्फा टेस्ट जो डेवलपर एंड पे होता है, मतलब जिसने अपना सॉफ्टवेयर खुद से कोड किया है वही अपने कोडिंग को टेस्ट करेंगे कि वो सिक्योर कोड है कि नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे कंसेप्ट प्रॉपरली अप्लाई हुए हैं या नहीं, उसमें कहीं पे कोई ऐसा मिस्टेक तो नहीं है, लाइक मैंने इनहेरिटेंस कॉल कर दिया, इनहेरिटेंस यूज़ किया है अपने कोडिंग में, लेकिन उसके बाद में मैंने अपने पेरेंट क्लास में जो फंक्शन बनाया उसको प्राइवेट बनाया तो वो इनहेरिट ही नहीं हो पा रहा है चाइल्ड क्लास में।
सो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आ सकता है। आपने कोई एक एल्गोरिदम जो डेवलप किया हुआ है, वो एल्गोरिदम क्लियर है या नहीं, आपको वो लॉजिक आपने प्रॉपर ऐड किया है कि नहीं। बिकॉज इट माइट पॉसिबल कि मैंने सपोज फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम बनाया या रिजल्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर बनाया कि आप ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स का रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्ट में जब हम लोग अल्फा टेस्ट करेंगे, सो मैं वहाँ पे क्लियरली ये चेक करूँगा कि हम लोगों ने वहाँ पे अलग अलग जो कंडीशंस डाले हैं कि अगर मैं स्टूडेंट का अगर इतने मार्क्स अगर एंटर करता हूँ तो उसको ये ग्रेड मिलना चाहिए, स्टूडेंट के अगर इतने मार्क्स अगर आते हैं तो अगर उसके बेस के ऊपर अगर इतने परसेंट निकलते हैं तो उसको ये ग्रेड मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी में क्या बोला है, आफ्टर एक्सेप्टेंस टेस्ट द सिस्टम इज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब हम लोग हैंड ओवर करेंगे, डिलीवर करेंगे टू आर कस्टमर या एंड यूजर्स जो उसको यूज़ करेंगे। सो जब हम लोग एक्सेप्टेंस टेस्ट में अल्फा टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्लियरली ये चेक करेंगे कि वहाँ पे कोई लॉजिकल या रन टाइम एरर तो नहीं आ रहा है। आपने कुछ चीज़ें सुना रहेगा लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग। मैंने आपको एक कैलकुलेटर का एग्जाम्पल से बताया था कि अगर मैं डिवाइड बाई ज़ीरो अगर ऑपरेशन ट्राई करता हूँ कोई एक रेडी कैलकुलेटर के ऊपर, तो मैथमेटिकली एनी नंबर कैन नॉट बी डिवाइड बाई ज़ीरो, दैट इज़ रॉन्ग। सो वो टाइम पे क्या होता है कि अगर मैंने विजुअल बेसिक्स में या जावा में या कोई भी लैंग्वेज में जब वो प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, जब अगर मैं उसको ट्राई करूँगा, लेट्स सपोज अगर मैं उसको वहाँ पे अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं डालता हूँ, ट्राई एंड कैच ब्लॉक नहीं डालता हूँ, तो क्या होगा कि जो वो रन टाइम एरर थ्रो होगा, मतलब रनिंग, जब मेरा एप्लीकेशन रनिंग मोड पे मेरा कैलकुलेटर चालू है और वो टाइम पे कोई एक एंड यूज़र ने सपोज 25 को डिवाइड करने का ट्राई किया 0 के साथ, तो वो टाइम पे वो जो एरर मिल रहा है ना उसको, वो टाइम पे वो जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई एक बहुत टेक्निकल एक एरर कोड जनरेट कर रहा है, वो एरर कोड छुपा के हम लोग कैच ब्लॉक में एक सिंपल सा इंग्लिश में एक एरर मैसेज डालेंगे, दैट इज डिविजन बाय यू कैन नॉट डिवाइड नंबर बाय 0। सो इंग्लिश में समझ में आ गया। सो आपके यूज़र को समझेगा कि उसने क्या मिस्टेक किया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है उसको, और उससे क्या होगा, रन टाइम पे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो चलते चलते रुकेगा भी नहीं, बस आपको ये छोटा सा एरर वो प्रोवाइड करेगा और उसके बाद में वापस आप वो एरर को सॉल्व करके वापस अपना काम कर सकते हैं। इट इज़ लाइक दैट। सो दैट्स वाई वी हैव एक्सेप्टेंस टेस्ट। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, आफ्टर एक्सेप्टेंस टेस्ट इज डन, डेवलपर एंड पे अल्फा टेस्ट हो गया, दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्ट, और यूज़र एंड पे बीटा टेस्ट होगा। सो बीटा टेस्ट में क्या होगा, अगर मेरा प्रीवियसली ये सॉफ्टवेयर का कोई पुराना वर्जन था, जैसे अगर मेरे पास विंडोज़ 7 ऑलरेडी था, तो विंडोज़ 7 के कंपैरिजन में अगर आपका विंडोज़ 8 आया है तो विंडोज़ 7 के सारे प्रॉब्लम्स या एरर या बग्स आपने विंडोज़ 8 में रेक्टिफाई किए हैं कि नहीं, और विंडोज़ 7 में जो परफॉर्मेंस इशू आ रहा था, कहीं पे अगर वो स्लो हो रहा था, लैग हो रहा था, ज़्यादा सॉफ्टवेयर डालने के ऊपर वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था जल्दी से, तो वो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे रेक्टिफाई हुए कि नहीं, ये हम लोग बीटा टेस्ट में देखेंगे बहुत क्लियरली। एंड देन उसका एक एलिजिबिलिटी लेवल रहेगा कि अगर पर मॉड्यूल या पर सब मॉड्यूल हम लोगों के नंबर ऑफ एरर्स जो आ रहे हैं, वो एरर्स अगर 8 या 10 इतने लिमिट में है, मिनिमम मेरा वो लिमिट होगा, तो अगर इससे ज़्यादा एरर्स नहीं आ रहे या इससे ज़्यादा कोई बग या प्रॉब्लम नहीं है जो बहुत सीरियस नेचर के हो, तो वो टाइम पे आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्लियर होता है कि वी कैन डिलीवर दिस सॉफ्टवेयर टू आर यूजर्स। तो वो बीटा टेस्ट क्लियर हो गया, अल्फा टेस्ट डेवलपर एंड से क्लियर हो गया, ये दोनों टेस्ट क्लियर हो गया, इसका मतलब आप ये सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर सकते हैं टू योर यूजर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला, आफ्टर अल्फा टेस्ट इज डन सिस्टम इज डिप्लॉयड टू द ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है, और उसके बाद में कुछ अपडेट्स अगर रहेंगे तो वो स्मॉल अपडेट्स, जैसे आपके मोबाइल में आप कोई एप्लीकेशंस रहते हैं, मोबाइल ऐप्स, तो वहाँ पे कैसे छोटे छोटे अपडेट्स आपको आते रहते हैं, ये सिमिलर टाइप के छोटे अपडेट्स हम लोग अपने साइड से मेंटेनेंस फेज में सेंड करते जाएंगे।
जिससे आपके सॉफ्टवेयर में अगर कोई कुछ छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम रहेंगे ना तो वो पैच होते जाएंगे, बराबर है। सो ये आपका स्मॉल अपडेट पैकेज आ गया, उसके बाद में फाइनल टेस्टिंग हो गया, ये सब हो गया, और बाद में वापस वही सेम जो ऊपर हम लोगों ने मेंटेनेंस पढ़ा वही मेंटेनेंस मैनेजमेंट चलेगा, जहाँ पे हम लोगों का क्लाइंट या कस्टमर के साथ में एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, और उसके अंदर फिर आपके वापस 4 टाइप के मेंटेनेंस चलेंगे, करेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दैट्स इट। सो यहाँ तक जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा वो सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ओके, अब आपका एक नया टॉपिक यहाँ से चालू होता है, दैट इज सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग वर्ड सुनो आप, मैंने स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था तो इंजीनियरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। सो इंजीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है कि एक कोई चीज़ हम लोग बना रहे और उसको फिर हम लोग देखेंगे कि आज के हिसाब से आज के कंडीशन, आज के मार्केट कंडीशन के हिसाब से हम लोग उसको बनाने की ट्राई करेंगे, राइट। नया बनाएंगे या एग्जिस्टिंग कुछ चीज़ अवेलेबल है उसको हम लोग और बेटर बनाने की ट्राई करेंगे। सो ये सारी चीज़ें जो है वो री इंजीनियरिंग में आता है। मतलब आपने ऑलरेडी एक बार इंजीनियर किया है, इंजीनियर करने का मतलब कोई एक कंपनी के पास ऑलरेडी कोई एक वी कैन से कि कोई एक कंपनी के पास कोई एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर उसके पास अवेलेबल था वो आज के मार्केट कंडीशन के हिसाब से सूटेबल नहीं था। उसके जो कॉम्पिटिटर्स है, उसके जो राइवल्स है, बिजनेस राइवल्स है, उनके कंपटीशन में आपके पास ये जो सॉफ्टवेयर था वो उतना प्रॉपर नहीं था, उतना कॉम्पिटिबल नहीं था। तो आपने क्या किया, उसको और बेटर बनाने का ट्राई किया, उसमें कोई एडवांस फीचर्स ऐड करने का ट्राई किया, और उसमें आपने सपोज अगर वेबसाइट ही अवेलेबल था तो अभी आप उसमें मोबाइल एप्लीकेशन भी ऐड कर रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस ऐड करने के बाद में आप वो मोबाइल एप्लीकेशन पे क्लाउड सपोर्ट भी दे रहे हैं, जैसे आपका वो मोबाइल एप्लीकेशन पे जो भी डेटा है वो डेटा डायरेक्टली आपका गूगल ड्राइव पे या माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पे या फिर आई क्लाउड पे जाएगा, वहाँ पे बैकअप रहेगा उसका, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप वो सेम डेटा को अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से एक्सेस कर पाएंगे। गेटिंग ये सब क्या हो गया, करंट मार्केटिंग ट्रेंड के हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, दैट इज व्हाट वी मीन बाय री इंजीनियरिंग। मतलब स्टार्टिंग से पूरा स्क्रैच से नहीं बना रहे हम लोग, लेकिन टू स्टे इन कॉम्पिटिशन आपको कहाँ पे क्या चेंज या क्या अपडेट करने पड़ेंगे उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी मीन बाय री इंजीनियरिंग। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, when we need to update the software to keep it to the current marketing trends without impacting the functionality। मतलब आप देखो कि अगर मैं Gmail है तो Gmail का मेन काम क्या रहेगा, टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, बराबर है, ये उसका मेन पर्पस है। अब उसके ऊपर अगर मैं Gtalk डाल रहा हूँ, मैं गूगल मीट का फैसिलिटी वहाँ पे दे रहा हूँ, गूगल हैंगआउट फैसिलिटी वहाँ पे दे रहा हूँ, या गूगल डियो फैसिलिटी वहाँ पे दे रहा हूँ, सो वो जो फैसिलिटीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एक एडेड एडवांटेज है, जिससे मैं करंट मार्केटिंग ट्रेंड्स के हिसाब से अपने जीमेल सॉफ्टवेयर को वहाँ पे अपडेट कर सकूँ, सेट कर सकूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ईमेल फैसिलिटी कहीं ना कहीं अगर हैम्पर होता है तो भी आप अपडेट करते जाएं। सो बेसिकली क्या बोला है यहाँ पे, अगर आप ये वर्ड पे अगर फोकस करेंगे, विदाउट इम्पैक्टिंग its functionality, without impacting the existing functionality of your software, हम लोग उसको करंट मार्केटिंग ट्रेंड के हिसाब से और बेटर बनाने की ट्राई करेंगे, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग। क्लियर है। सो यहाँ पे हम लोगों ने वही सेम चीज़ किया है कि आज का करंट मार्केटिंग ट्रेंड आपको क्या बता रहा है कि आज के टाइम पे हम लोग मोस्ट ऑफ जो ईमेल सिस्टम्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो ईमेल सिस्टम्स में बाकी कंपनीज जो है वो सपोज क्लाउड सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को वो करंट मार्केटिंग ट्रेंड के हिसाब से ऐड करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में, दैट इज री इंजीनियरिंग। ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है ही, उसको आप बेटर बना रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर सपोज अगर मेरे कोई मीटिंग्स मैंने शेड्यूल किए हुए हैं तो मैं गूगल कैलेंडर प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो आप जीमेल पे आपको गूगल कैलेंडर मिलता है, सो आपके डेली जो भी टास्क है ना वो सारे टास्क वहाँ पे अपडेटेड रहेंगे और वो गूगल कैलेंडर आपको नोटिफाई करेगा, जिससे आपको पता चलेगा आपको कौन से टाइम पे किसके साथ मीटिंग करना है और कुछ करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो चीज़ यहाँ पे होगा।
देन उसके साथ में अगर आप देखेंगे सो गूगल डीओ सपोर्ट है। आज के टाइम पे जो भी यूजर्स आपके ईमेल आईडी पे के साथ कनेक्टेड रहेंगे उनके साथ आप डायरेक्टली एक वीडियो कॉलिंग या चैट कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम लोग जैसे मीटिंग करते हैं सो वैसे आप डायरेक्टली एक मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। वहाँ पे वो मीटिंग को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग आपका गूगल ड्राइव पे जाएगा। ये देखो, यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जो है वो जीमेल के साथ में आपको ऐड करते जा रहे हैं अभी हम लोग, बराबर है। एंड देन आप अगर देखेंगे तो वो कंपनीज पेड अकाउंट्स लेते हैं, पेड ईमेल अकाउंट्स लेते हैं। सो पेड ईमेल अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि आपने जैसे सपोज कि हम लोग के पास दालमिया कॉलेज है। सो दालमिया कॉलेज जो है वो उसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 10 ईमेल अकाउंट्स ईमेल आईडी परचेज किए गूगल के पास से। सो अभी आपका ईमेल एड्रेस क्या होगा कि सपोज मेरा नाम है तिरुप @dalmia.co.in या ऐसा कुछ ईमेल एड्रेस होगा मेरा, लेकिन मुझे वो ईमेल अकाउंट एक्सेस कहाँ से करना है, मैं जीमेल पे जाके वहाँ पे ही वो मेरा ईमेल एड्रेस एंटर करूँगा, अलग से मुझे कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। सो इसका बेनिफिट क्या हो गया कि आपने अपने सॉफ्टवेयर को री इंजीनियर किया। तो जब कंपनीज अपने एम्प्लॉय के लिए आपके पास से ईमेल एड्रेसेस परचेस कर रहे हैं ना, तो जो जो जीमेल में फ्री वाले ईमेल अकाउंट में जो फैसिलिटी मिल रहा है वो तो डेफिनेटली मिलेंगे ही वो परचेस्ड ईमेल आईडी के साथ में, उसके साथ में और एडेड बहुत एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलेंगे आपको। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय री इंजीनियरिंग, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और यहाँ पे बहुत बार हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लेगेसी फॉलो करना ये हर एक सॉफ्टवेयर में हर एक टाइम पे पॉसिबल नहीं रहता है। जैसे मैंने आपको बोला था लेगेसी फॉलो करने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने सपोज विंडोज़ एक्सपी अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो विंडोज़ एक्सपी के आगे अभी हम लोग सपोज विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय लेगेसी, कि जहाँ पे आपको विंडोज़ एक्सपी का जैसा लेआउट मिल रहा था, जैसे शॉर्टकट्स मिल रहे थे, जैसे ऑप्शन मिल रहे थे, जो वे में राइट क्लिक करके आप एक न्यू फोल्डर विंडोज़ एक्सपी में क्रिएट कर पा रहे थे, वैसे ही हम लोग विंडोज़ 10 में भी एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जैसे वे में जो कंट्रोल एस करके मैं अगर एक फाइल को सेव कर रहा था विंडोज़ एक्सपी में, वैसे ही विंडोज़ 10 में भी मैं कंट्रोल एस के थ्रू एक फाइल सेव कर सकता हूँ, राइट। लेकिन बहुत बार जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर को एडवांस करते हैं उसके साथ में वो सेम लेगेसी फॉलो करना पॉसिबल नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने विंडोज़ एक्सपी से विंडोज़ 10 बनाया, कंप्यूटर वर्जन पे तो मैंने वो लेगेसी फॉलो कर दिया, लेकिन जब मैं विंडोज़ का मोबाइल वर्जन लेके आया, आपको पता रहेगा कि विंडोज़ के फ़ोन आते थे लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए ज़्यादा, उसकी वजह से बंद हो गए। तो अब जब विंडोज़ के फ़ोन आते हैं तो उसके अंदर जो फंक्शंस है, जो शॉर्टकट्स है, वो अलग रहेंगे। गेटिंग वो मैं सेम कंट्रोल एस से वहाँ पे कोई एक फाइल सेव नहीं कर पाऊंगा। There are going to be different options, different the same feature will be provided in different way. So वहाँ पे legacy follow करना possible या वहाँ पे almost impossible है। तो वो टाइम पे आपके जो नए सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, they cannot keep tuning with a latest technology available in the market. So वो टाइम पे आपको मैं कितना भी ट्राई करूँ तो वो सेम जो सिस्टम्स या वो सेम जो पैटर्न है वो वहाँ पे फॉलो नहीं कर पाऊंगा। गेटिंग? सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, हार्डवेयर बिकम ऑब्सोल्यूट, अपडेटिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर बिकम अ हेडेक। क्यों? बिकॉज अभी अगर मैं विंडोज़ 10 अभी समझो कि हम लोग के पास विंडोज़ 10 के बाद अगर कोई एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, विंडोज़ 11 12 जो भी है, अब उसके बाद में वो सेम उसके साथ में अगर विंडोज़ के फ़ोन्स भी अगर साथ में चालू हो जाते हैं तो यहाँ पे हेडेक क्या रहेगा। जैसे आप समझो मैक है, सो अभी मैक के अंदर कुछ फीचर्स जैसे आते हैं ना, वैसे सर्टन हम लोग अपडेट करने की ट्राई करते हैं iOS के अंदर भी, मतलब उसके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर भी। तो ये सबसे बड़ा एक हेडेक हो जाता है। दूसरा एग्जांपल देखो आप, फेसबुक। तो फेसबुक में जैसे मैं लैपटॉप से एक्सेस करता हूँ उससे थोड़े उसके फंक्शंस जो है वो अलग होते हैं जब हम लोग उसको मोबाइल से एक्सेस करते हैं। तो लैपटॉप में मेरे पास कीबोर्ड है, माउस है, मोबाइल में आपके पास ऐसे अलग से कीबोर्ड माउस नहीं रहेंगे, है ना। ना ही आप डायरेक्टली वहाँ पे कोई सर्टन शॉर्टकट्स वहाँ पे प्रेस कर पाएंगे, ऑप्शन अलग रहेंगे। सेम वे
जब आपका एक वेबसाइट होता है जो आप कंप्यूटर पे एक्सेस कर रहे हैं, तो वो टाइम पे चैटिंग ऑप्शन मेरे पास वहीं पे अवेलेबल है, वेबसाइट वहीं पे अवेलेबल है, राइट। देन इंस्टा भी मैं वहीं पे ओपन कर सकता हूँ। लेकिन मोबाइल में आपके पास अगर चैटिंग फैसिलिटी अगर आपको चाहिए तो उसका अलग एक मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन सिर्फ फेसबुक एक्सेस करना है तो उसका एक अलग मोबाइल ऐप जो रहेगा वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको इंस्टाग्राम चाहिए तो उसका अलग से एक मोबाइल ऐप जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें हम लोग कंसोलिडेट करके एक ही साथ दे रहे हैं, एक ही पैक में दे रहे हैं। वही चीज़ें आपको मोबाइल पे अलग अलग मोबाइल ऐप्स के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। सो दैट इज़ अ हेडेक कि आप वेबसाइट के ऊपर फेसबुक अगर कोई एक फंक्शन अगर अपडेट करता है ऑन इट्स वेबसाइट, तो वो सेम चीज़ उसको मोबाइल ऐप पे भी करना पड़ेगा। और वो उसके दो मोबाइल ऐप है, iOS है और एंड्रॉयड है, और दोनों का टेक्नोलॉजी, दोनों का जो डेवलपमेंट लैंग्वेज है वो अलग है। मतलब iOS में हम लोग स्विफ्ट टाइप का लैंग्वेज यूज़ करते हैं डेवलपमेंट के लिए। जो आपका एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के अंदर हम लोग कॉटलिन एंड जावा लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सो आज का अभी का जो लेटेस्ट लैंग्वेज जो है एंड्रॉयड के अंदर वो कॉटलिन है। सो विच इज़ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी इन वेरी एडवांस कंपेयर टू द ओल्डर जावा लैंग्वेज, बराबर है। सो आप देखो कि अभी जो एक फंक्शन में आपका फेसबुक PHP में बना हुआ है, ठीक है। सो वो फंक्शन सबसे पहले तो मुझे PHP लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। उसके बाद में वही सेम फंक्शन, वही सेम प्रोग्रामिंग मुझे कॉटलिन में लिखना पड़ेगा फॉर एंड्रॉयड ऐप अपडेट्स, एंड वही सेम चीज़ मुझे डेवलप करना पड़ेगा स्विफ्ट में, मतलब iOS मतलब आईफोन वाले यूजर्स के लिए। सो ये हेडेक है हम लोग के पास। सो री इंजीनियरिंग जो है वो टाइम पे लेगेसी फॉलो करना, आपके प्रीवियस सॉफ्टवेयर के सेम शॉर्टकट्स फॉलो करना वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ये टाइम पे मैं सिर्फ कंप्यूटर के लिए स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा हूँ, वेबसाइट बना रहा हूँ, उसके साथ में क्लाउड सपोर्ट दे रहा हूँ, मोबाइल ऐप बना रहा हूँ उसका। या फिर आप देखो कि हम लोग के पास आजकल जो एंड्रॉयड के वियरेबल डिवाइस रहते हैं, है ना, जो आपके फ़ोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं। तो सपोज़ कि मैं कुछ फीचर्स या कुछ फंक्शंस वो जो हम लोग के रिस्ट वॉचेस आते हैं, स्मार्ट वॉचेस आते हैं, उसके लिए बना रहा हूँ, या टीवी के लिए बना रहा हूँ, जहाँ पे आप डायरेक्टली टीवी के ऊपर फेसबुक या इंस्टा एक्सेस कर सकते हो। तो वहाँ पे आपके फंक्शंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा हेडेक होता है कि आज के टाइम पे स्मार्ट टीवी के ऊपर अगर मैं कुछ एक्सेस कर पा रहा हूँ तो वहाँ पे आपके डेवलपमेंट जो है वो चेंज हो गए। रिमेंबर, एक एंड्रॉयड ऐप जब मैं अगर बना रहा हूँ तो वो मैंने मोबाइल के लिए बनाया है। जब अगर मैं अभी स्मार्ट टीवी के ऊपर भी अगर उसको ऐड कर रहा हूँ तो वो टाइम पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। सेम वे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं आपको फेसबुक एक्सेस करने का परमिशन दे रहा हूँ ऑन योर कार्स इज वेल, तो वो टाइम पे वापस उसमें चेंजेस होंगे। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, यहाँ पे उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है, लाइक यूनिक्स सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज में बना था, जो बहुत डिफिकल्ट होता है समझने में, लिखने में। हम लोग पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम पे हम लोग के लिए कि हम लोग असेंबली लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से ज़्यादा कुछ लिख पाए, बिकॉज उसके बाद में आपको वापस उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और वो उतना मेहनत करके भी जितने सिंपल वे में हम लोग बाकी लैंग्वेज में एक बड़ा सा प्रोग्राम लिख पाएंगे उतना पॉसिबल वहाँ पे होगा ही नहीं, और एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट होकर हम लोग छोड़ देंगे। तो स्टार्टिंग में जो डेवलपमेंट बहुत डिफिकल्ट था ना, उसका ये मेन रीज़न था। उसके बाद में सी लैंग्वेज आया पिक्चर में, तो सी लैंग्वेज के बाद में आपने अपना सॉफ्टवेयर को री इंजीनियर किया। क्यों? बिकॉज अभी आपका वो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज में और बेटर वे में काम कर सकता है, और एडवांस फंक्शंस हम लोग वहाँ पे दे सकते हैं। गेटिंग? सो एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में ट्विटर जो था बिफोर 5 years समथिंग अप्रॉक्स हुए रहेंगे, तो वो टाइम पे ट्विटर बार बार डाउन जाता था, और हर 2-3 महीने में एक बार डाउन जाएगा तो वो 1-2 दिन के लिए बंद रहेगा। और उसका मेन रीज़न क्या था कि डेली बेस पे बहुत सारे देर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल हु आर पोस्टिंग सम और द अदर थिंग, और उसकी वजह से उनका जो डेटाबेस है वो बहुत ज़्यादा लोडेड हैवी हो जाता था, और उसकी वजह से वो उनके सर्वर पे कितना भी कुछ करे तो भी वो उनका सर्वर जो है वो डाउन जाता था, उसका वेबसाइट डाउन चले जाता था। देन जैसे यहाँ पे दिया है, दे ऑल्सो री इंजीनियर्ड दैट सॉफ्टवेयर, तो मतलब उन्होंने ट्विटर को टेक्नोलॉजिकल चेंज किया, दैट इज रूबी ऑन रेल विथ मोंगो डीबी, उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ किया, जिसकी वजह से अभी आपने कभी देखा नहीं रहेगा कि ट्विटर डाउन गया, आपने ऐसा सुना नहीं रहेगा। सो यहाँ पे वही बता, ठीक है।
एंड उसके बाद में आपको देखो यहाँ पे क्या किया है, अभी ये जो भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे उसको अगर हम लोग ये प्रोसेस डायग्राम में डालें तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को आपको रिवर्स इंजीनियर करना है। ये रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा आपको। बेसिकली इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम लोग एक सॉफ्टवेयर को देखेंगे, उसमें कुछ अगर टेक्नोलॉजिकली या कुछ अपडेट अगर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एसडीएलसी के स्टेप फॉलो करेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बताया मैंने आपको। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, देन फिजिबिलिटी स्टडी, जो नहीं बताया वो आगे बताऊंगा मैं। उसके बाद में सिस्टम डिज़ाइन आएंगे, देन डेवलपमेंट आएगा, टेस्टिंग आएगा, टेस्टिंग के बाद में मेंटेनेंस आएगा। अब रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होगा, आप ऑलरेडी आपका सॉफ्टवेयर जो है वो मेंटेनेंस फेज में, लास्ट फेज में, मतलब आपका सॉफ्टवेयर जो है वो बन चुका है, लोग उसको ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं और उसके ऊपर ज़रूरत रहेगा तो कोई फंक्शंस जो है वो ऐड अपडेट भी कर रहे हैं, बराबर है। मतलब मेंटेनेंस फेज में ही आपका सॉफ्टवेयर है। वो टाइम पे हम लोग समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं उसके, है ना, बाय टेस्टिंग। मतलब मैं मेंटेनेंस से टेस्टिंग फेज पे गया, टेस्टिंग से हम लोग समझेंगे कि ये टेस्टिंग में अगर ऐसा कोई बग या एरर आ रहा है तो मतलब कोडिंग में कहाँ पे क्या चीज़ें हम लोगों ने ऐड की है वो समझेंगे। तो उसके बाद में आप डिज़ाइन पे जाएंगे वो कोडिंग को फॉलो करते हुए। डिज़ाइन से आप बाद में आप उसके ऊपर वाला रिक्वायरमेंट पे जाएंगे। सो मतलब क्या होगा, मेनली हम लोग को एक सॉफ्टवेयर को रिवर्स में समझेंगे जिससे हम लोगों को एक्चुअली उसको वो बनाने का मेन रिक्वायरमेंट क्या था वो समझ पाए। बस शॉर्ट में क्या याद रखेंगे, एसडीएलसी को रिवर्स में समझते हैं हम लोग। दैट इज व्हाट वी मीन बाय रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब सबसे पहले आपने उसका मेंटेनेंस फेज में देखा क्या मेंटेनेंस कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग का ज़्यादा फोकस है, तो उसके बेस के ऊपर हम लोग देखेंगे कि ओके क्या टेस्टिंग है, टेस्टिंग क्यों हुआ था, कौन से पार्ट पे ज़्यादा टेस्टिंग हुआ था, तो वो बेसिकली कौन से फंक्शंस थे वो समझा हम लोगों ने। वो फंक्शंस हम लोगों ने क्या डिज़ाइंस के बेस के ऊपर बना रहेगा, तो हम लोगों के पास डिज़ाइन आएगा या बेसिक हम लोग डिज़ाइन ट्राई करेंगे समझने का या अप्रॉक्स एक डिज़ाइन बनाने का ट्राई करेंगे। वो डिज़ाइन के बेस के ऊपर हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या हुए रहेंगे यूज़र के, गेटिंग। सो ये सब में हम लोगों को फाइनली पता चल जाएगा कि कोई एक सॉफ्टवेयर अगर बना है तो उसके मेन रीज़न क्या है। सो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, रिवर्स इंजीनियरिंग, उसके बाद में आपने पूरा सॉफ्टवेयर को रीस्ट्रक्चर किया और बाद में आपने फॉरवर्ड इंजीनियर किया। फॉरवर्ड इंजीनियर मतलब आपने वो सॉफ्टवेयर बनाया और उसके बाद में फिर अगर उसमें वापस कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन चाहिए, लाइक वेबसाइट से मोबाइल ऐप पे जाना है, मोबाइल पे वापस कुछ ऐड करना है, वो करेंगे हम लोग। सो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर सबसे पहले क्या किया, रिवर्स इंजीनियरिंग किया। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब उसको उल्टा हम लोगों ने समझा, तब जाके आपको रिक्वायरमेंट मिलेंगे। मतलब कोई एक सॉफ्टवेयर बनाने के मेन रिक्वायरमेंट क्या थे वो सबसे पहले समझना है। वो समझने के बाद में आप उसको रीस्ट्रक्चर करेंगे। मतलब अभी यहाँ पे हम लोग कहाँ पे क्या चेंजेस कर सकते हैं, आज के टर्म के हिसाब से हम लोग उसको कैसे बना सकते हैं। आप देखो कि स्टार्टिंग में हम लोग के पास अगर कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हुआ करते थे ना, तो वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो एक इंडिविजुअल कंप्यूटर पे ही काम करेंगे, वहीं पे कोई एक अकाउंटेंट बैठेगा और वो ही वहाँ से लोगों के सैलरी फी ये सब कुछ बनाएगा। अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर समझा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देखा, उसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग किया। मतलब ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो आपका अकाउंटेंट कौन से टाइप के अलग अलग चीज़ों को हैंडल करने के लिए बना रहा है। तो मेंटेनेंस फेज में देखेंगे कि ओके स्टूडेंट्स के फीस मैनेज करने के लिए, स्टूडेंट्स के फीस मतलब एडमिशन लेने के टाइम पे जो स्टूडेंट्स फ़ी भर रहे हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जो फ़ी भर रहे हैं, देन अगर उन्होंने अगर कुछ मिसबिहेव किया है क्लास में, अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ आपने उनको पेनल्टी लगाया है, राइट, उसके लिए कुछ वो पेनल्टी पे कर रहे हैं। देन आपके जो सप्लायर्स है, लाइक जो क्लास में कोई बेंच, वाइट बोर्ड या जो प्रोजेक्टर्स होते हैं और सारी चीज़ें वो सप्लाई कर रहे हैं, तो उनको आप पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका डिटेल जो है वो जो अकाउंटेंट है वो रख रहा है। आपका जो स्टाफ है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, उनका कितना सैलरी होगा, कितना पीएफ कट होगा और इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा। अगर वो एक आध हफ्ते अगर वो नहीं आया तो उनका उतना सैलरी डिडक्ट होके बाकी का मिलना चाहिए। ये सारा चीज़ें जो है ये आपका एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। अब हम लोगों ने क्या देखा, मेंटेनेंस में आप अलग अलग टाइप के इतने मेंटेनेंस फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे आप स्टूडेंट्स का फीस, पेनल्टी, ये सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं।
देन जो उनके टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका जो सैलरी जा रहा है और उसमें कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं आ रहा है, उसके पार्ट आप मेंटेन कर रहे हैं। उसके बेस के ऊपर फिर हम लोग देखेंगे कि ओके इसमें डेवलपमेंट क्या हुआ है, डेवलपमेंट के बेस पे हम लोग देखेंगे कि इस पर डिज़ाइन क्या हुए हैं। वो डिज़ाइन फैच आउट करने के बाद में हम लोग समझेंगे कि ओके ये ऐसे कुछ डिज़ाइन है तो इसके एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या हुए रहेंगे, गेटिंग। और उसके बाद अभी हम लोग समझेंगे कि इसका अगर ये डिज़ाइन है, ये रिक्वायरमेंट है, तो उसके बेस के ऊपर अभी हम लोग वो सॉफ्टवेयर को री इंजीनियर करेंगे। री इंजीनियरिंग का मतलब है कि अभी मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप अगर वर्क फ्रॉम होम है तो घर से भी आप ये सेम अकाउंटिंग वर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर स्टूडेंट्स अगर स्टाफ मेंबर्स, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ अगर डायरेक्टली अगर आ रहे हैं कॉलेज में, तो वो एक हम लोगों ने बायोमेट्रिक सिस्टम रखा रहेगा, थंब इम्प्रेशन देंगे। सो वो थंब इम्प्रेशन से क्या होगा, डायरेक्टली वो अपना थंब इम्प्रेशन जैसे ही देंगे, ये सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो अकाउंटेंट के पास चले जाएगा। तो उसको अलग से कोई बुक्स देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा स्टाफ मेंबर किस दिन आया था या नहीं आया था और वो हाफ डे लेके गया था या पूरा दिन उसने अटेम्प्ट किया था। सो ये वे में हम लोगों ने क्या किया, वेबसाइट बना रहे। वेबसाइट के साथ में कॉलेज के जो बायोमेट्रिक सिस्टम्स रहेंगे अटेंडेंस के लिए, वो हम लोग यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग में डाल रहे हैं। देन हम लोगों ने फॉरवर्ड इंजीनियर, मतलब ये सेम चीज़ें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में अप्लाई करने का ट्राई किया और उसके बेस के ऊपर फिर हम लोग नया सॉफ्टवेयर अपडेट करके दे देंगे। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सो हम लोगों ने डिसाइड किया टू री इंजीनियर, देन रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म किया तो एग्जैक्ट क्या रिक्वायरमेंट है वो पता चल गया। उसके हिसाब से एक स्ट्रक्चर बनाया कि क्या क्या चीज़ को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा और बेटर बनाना पड़ेगा एज पर टुडेज नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। उसके लिए आपने डेटा गैदर किए और बाद में आपने फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के थ्रू ये सारे डेवलपमेंट अप्लाई करना चालू कर दिया। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको रिवर्स इंजीनियरिंग ऑलरेडी बता दिया है, वही सेम चीज़ यहाँ पे डायग्राम में दिया है। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को रिवर्स में समझना, जिससे आपको वो सॉफ्टवेयर के एग्जैक्ट नीड्स क्या थे, क्यों बनाया था हम लोगों ने पहले, उसके रिक्वायरमेंट आप फैच आउट कर पाए, जिससे हम लोगों को अगर उसमें चेंजेस करने हैं तो वो कहाँ कहाँ पे क्या चेंजेस एग्जैक्टली अप्लाई करने पड़ेंगे वो समझ सके हम लोग। ठीक है, सो देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशंस। ओके, दैट्स इट। ये हम लोग का रिवर्स इंजीनियरिंग एंड जो री इंजीनियरिंग वाले दो टॉपिक हो गए। नाउ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट। तो अगर आपको चाहिए तो हम लोग यहाँ पे वापस कोई एक टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। एनीवन, एनी डाउट्स? ओके, सो नाउ विल कंटिन्यू विथ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। अब देखो, ऊपर SDLC के टाइम पे हम लोगों ने रिक्वायरमेंट क्या होते हैं वो समझे थे। यहाँ पे अभी मैं आपको पूरा जो टॉपिक है उसका एक ब्रीफ बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मतलब हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था कि कॉलेज सॉफ्टवेयर जो है वो कॉलेज सॉफ्टवेयर में हम लोग कितने मॉड्यूल डिवीजन करेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव स्टूडेंट मॉड्यूल, प्रोफेसर मॉड्यूल, देन या फिर हम लोग बोलेंगे कि स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर वी हैव 2 सब टाइप्स लाइक जूनियर कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज, बराबर है। देन स्टाफ मॉड्यूल के अंदर वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्टाफ मॉड्यूल, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। देन उसके अंदर वापस दूसरे सब मॉड्यूल्स रहेंगे। देन सेम वे हम लोग के पास प्रिंसिपल मॉड्यूल रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन उसके अंदर वापस सब मॉड्यूल्स थे लाइक जूनियर कॉलेज के अंदर वी हैव सब मॉड्यूल राइट, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। देन डिग्री कॉलेज के अंदर हम लोग के पास वापस सब मॉड्यूल रहेंगे उसके, BSc IT, BCom, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन उसके अंदर उसके कोई फंक्शंस या प्रोसेसेस रहेंगे, राइट। सो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले आपके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट अगर आपको क्लियरली समझेंगे तो ही आप ये मॉड्यूल डिवीजन कर सकते हैं। सो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट समझने के लिए हम लोगों ने क्या बोला था कि आपको वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट समझने कैसे है, तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले तो जो भी ये अलग अलग टाइप के आपके यूजर्स जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं उनका इंटरव्यू लेना है आपको। और वो आप इंटरव्यू कैसे ले पाएंगे, तो उसके लिए आपको वो हर किसी को स्टैंडर्ड वे में आपको उनके पास से रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना है और उसके लिए आप उनको सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे। और वो भी वर्बली, ओरली हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बिकॉज नेचुरल लैंग्वेज में अगर हम लोग कोई एक रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं या स्टोर करते हैं तो बहुत बार नेचुरल लैंग्वेज में ही आप देखो कि हम लोग बोलते कुछ अलग है और उसका मतलब कुछ और निकलता है या सामने वाला उसको रॉन्ग वे में इंटरप्रेट करता है। सो ये सेम चीज़ हम लोगों के साथ ना हो, इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड वे में इनपुट गैदर करते हैं। स्टैंडर्ड वे, अब स्टैंडर्ड वे का मतलब क्या हो गया, एक गूगल फॉर्म बनाएंगे,
जहाँ पे मैं आपके 10 क्वेश्चन रख दूंगा, हर एक क्वेश्चन के नीचे मैं उसके 5 6 7 8 जितने भी चाहिए उतने चेक बॉक्सेस और उसके आगे उसके आंसर्स रहेंगे। सो अगर मैं बोलता हूँ कि ओके आपको अगर लॉगिन रिक्वायर्ड है या साइन अप रिक्वायर्ड है, नीचे मैं आंसर डालूंगा कि ओके साइन अप रिक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ गूगल या जीमेल, साइन अप रिक्वायर्ड विद फेसबुक, साइन अप रिक्वायर्ड विद इंस्टा, साइन अप रिक्वायर्ड विद ट्विटर। सो अगर आपको ये सारे सारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से यूज़र को अगर साइन अप अलाउ करना है तो आप सारे चेक बॉक्सेस को मार्क कर देंगे। सेम वे बाकी फंक्शंस के लिए भी। सो ये क्या हो गया, दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ गैदरिंग अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम यूजर्स। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट होती है, तो इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स फॉलो करते हैं, SDLC अलग होते हैं वो, और कंप्लीट रिक्वायरमेंट के लिए आपके SDLCs जो होते हैं वो अलग रहते हैं। आगे हम लोग टाइप्स ऑफ SDLC पढ़ेंगे वंस वी कंप्लीट विद दिस चैप्टर, उसके बाद है। सो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ऑब्जेक्टिव, मतलब ये जो चैप्टर अभी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फर्स्ट, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट। याद रखो दोनों अलग अलग है। यूजर रिक्वायरमेंट मतलब यूजर को ये वाले एक्सेट्रा एक्सेट्रा फंक्शन चाहिए। सिस्टम रिक्वायरमेंट का मतलब है कि वो फंक्शन सक्सेसफुली इंप्लीमेंट या बिल्ड करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सपोज विंडोज 10 लगेगा। देन उसके बाद में आपके पास फ्रंट एंड जो है वो सपोज PHP लगेगा। बैक एंड जो है डेटाबेस जो है वो सपोज MySQL लगेगा। देन उसके बाद में आपको उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एनिमेशन अप्लाई करने के लिए सपोज फ्लैश यूज़ करना पड़ेगा। देन आपको उसके साथ बैकअप देने के लिए सपोज क्लाउड यूज़ करना पड़ेगा, है ना। ये सारे आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट हो गए। और यूज़र रिक्वायरमेंट मतलब मुझे लॉगिन चाहिए, साइन अप चाहिए, रिजल्ट जनरेशन पैटर्न चाहिए, मैं ऑनलाइन वहाँ पे नोट्स अपलोड कर सकूँ, ये कुछ पॉइंट्स चाहिए। सो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिए हुए। देन उसके बाद फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या रहेंगे सब समझते हैं। तो ये आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, आपका एक्चुअल टॉपिक जो चालू हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। सो एज यू कैन सी सबसे पहला हम लोग का क्या टॉपिक है, दैट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट, एनालाइजिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग। फाइंडिंग आउट मतलब सबसे पहले तो जाके यूज़र से पूछो कि उसको सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सपोज यूज़र बोलेगा कि हाँ मुझे कॉलेज सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अब कॉलेज सॉफ्टवेयर में हम लोग बोलेंगे कि आपको पूरा कॉलेज का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेट करना है, या फिर ओनली कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बेसिक सा आपको वेबसाइट चाहिए जहाँ पे कोई आके एडमिशन की चीज़ें ऑनलाइन देख सकता है, कोई इवेंट्स के कुछ चीज़ें रहेंगे वो ऑनलाइन आ जाएंगे। अगर हम लोग एडमिशन चालू कर रहे हैं, रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसका नोटिफिकेशन वहाँ पे जाएगा। जो हम लोगों के अलग अलग स्ट्रीम्स चल रहे हैं उसका एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे रहेगा, उसके लिए कौन से प्रोफेसर्स है उनका डिटेल हम लोग वहाँ पे डालेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सच थिंग्स वी कैन प्रोवाइड दैट, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट क्या क्या चाहिए उसको फिर एनालाइज करो। एनालाइज करने का मतलब है कि आप मुझे बोल रहे हो कि आपको ये जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, सपोज यू वांट दिस सॉफ्टवेयर शुड बी रेडी at your end, you want me to provide this within 6 months, ओके और उसका आपका बजट सपोज है 20 lakhs। सो अब मैं एनालाइज करूंगा कि ओके 20 lakhs में 6 months में इतना सॉफ्टवेयर आप जो मुझे रिक्वायरमेंट दे रहे हैं ये सब बनाना पॉसिबल है क्या। अगर नहीं पॉसिबल है तो लीव इट, हम लोग छोड़ देंगे उसको, या फिर हम लोग देन उसके जगह पे कुछ दूसरे पॉइंट्स पे फोकस करना चालू करेंगे, राइट। एंड उसके आगे यहाँ पे आपको क्या बोला है, चेकिंग द सर्विसेज दैट कस्टमर रिक्वायर। ये सारी चीज़ों को हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट मतलब आपने देखा रहेगा आपके जो TY स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपना प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसमें वो डिटेल में बताएंगे कि ओके हम लोगों ने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना अगर सोचा तो उसका मेन रीज़न क्या था। अगर हम लोगों ने वो सॉफ्टवेयर अगर बनाया है और उसको अगर हम लोगों को अपडेट करना है तो एग्जिस्टिंग कोई सॉफ्टवेयर में क्या ड्रॉबैक थे, क्या लूप होल थे, या क्या चीज़ें मिसिंग थे जो हम लोग अभी नए सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड करेंगे। देन हम लोग फ्रंट एंड क्या यूज़ करें। सपोज मैं बोलूँगा कि मैं PHP यूज़ कर रहा हूँ, तो वाई आई एम यूजिंग PHP एज अ फ्रंट एंड और डेवलपमेंट लैंग्वेज, क्या उसके एडवांटेज है, या मैं वो यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने क्या उसके एडवांटेजेस आइडेंटिफाई किए। सेम वे नेक्स्ट मैं बोलूँगा कि मैं बैक एंड सपोज MySQL यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके एडवांटेज क्या है, या वाई इट इज़ सूटेबल फॉर आर प्रोजेक्ट टू यूज़ दिस, बराबर है, ये हम लोग देखेंगे। या फिर उसके साथ हम लोग देखेंगे कि अगर क्लाउड सपोर्ट देना है तो गूगल ड्राइव का ही हम लोग हेल्प क्यों ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे, बराबर है।
उसके साथ में हम लोग बाद में आपको क्या बोला है, चेकिंग द सर्विसेज दैट कस्टमर रिक्वायर्ड फ्रॉम अ सिस्टम एंड इट्स ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशन, कि एग्जैक्टली अभी वो क्या बेसिक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वहां पे उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर नया सॉफ्टवेयर अगर बनेगा तो उनके एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में ये कुछ लूप होल्स है या ये चीज़ें मिसिंग है, जिसकी वजह से उनको अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लाइक मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों के पास आज के टाइम पे अटेंडेंस सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम। तो हर लेक्चर में हम लोगों को एक एक अलग से अटेंडेंस के लिए वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। देन वो सारे स्टूडेंट्स का जो हम लोग कंसोलिडेटेड अटेंडेंस बनाएंगे उसको मंथली बेस के ऊपर या वीकली बेस के ऊपर उसमें से डिफॉल्टर लिस्ट निकालना पड़ता है। देन वो मंथली बेस के ऊपर या वीकली बेस के ऊपर तो आपका डिफॉल्टर लिस्ट जो निकल रहा है वो तो अलग है। बाद में फाइनली सेमेस्टर एंड में आप एक पूरा कंसोलिडेटेड एक कंबाइन सेमेस्टर एंड पे अटेंडेंस रिपोर्ट निकालेंगे, जिसमें से विल चेक कि वेदर यूजर का 50% या उससे ज़्यादा अटेंडेंस है क्या। इफ़ इट इज़ नॉट देन इट इज़ नॉट मैचिंग विद द मुंबई यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया, एंड उसके बाद में देन विल डिसाइड कि वेदर वी शुड अलाउ दिस यूजर टू अटेम्प्ट एग्जाम और वी शुड नॉट, है ना। ये सब आएंगे। तो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो हम लोग को डेली बेस पे रोज़ का रोज़ ये अटेंडेंस का मेहनत करना पड़ रहा है, देन उसमें से एक एवरेज डिफॉल्टर निकालने का मेहनत करना पड़ रहा है। ये सब अगर ऑनलाइन चले जाए, मतलब स्टूडेंट जैसे लेक्चर में आएंगे हम लोग एक फाइल डाउनलोड करके मैं अपलोड कर दूँ, या फिर जैसे ही स्टूडेंट आएंगे उनका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा और वो डिटेल जो है वो सर्वर पे सेव हो जाएंगे डेली बेस पे। और उसका मंथली रिपोर्ट के लिए हम लोग को सिर्फ वहाँ पे बटन दिया रहेगा टू फाइंड आउट द डिफॉल्टर लिस्ट, जिसको मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, जिसमें मुझे सिर्फ क्लिक करना पड़ेगा ओके डिफॉल्टर लिस्ट फॉर जैन, फेब, दिसंबर, नवंबर, इट्स लाइक दैट। सो वो हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग के ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट मतलब क्या क्या कंडीशन के बेस के ऊपर आपको काम करना है। Then requirement may range from high-level abstract statement of a service or a system constraint to a detailed mathematical functional specification। मतलब मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूँ कि ओके रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम है ये, या फिर हम लोग को अटेंडेंस सिस्टम बनाना है, ये सब ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल फंक्शंस वहाँ पे कैसे आएंगे। लाइक अगर आपको जो रिजल्ट जनरेट करना है, तो रिजल्ट जनरेट करने के लिए लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्टूडेंट्स को ग्रेड प्रोवाइड करना है। सो अगर BSc स्टूडेंट्स अगर है तो उनका एग्जाम इवेल्युएशन पैटर्न क्या होगा, 75 मार्क थियरी पेपर होगा, 50 मार्क्स प्रैक्टिकल्स होंगे। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आर्ट्स वाले स्टूडेंट है तो उनका इवेल्युएशन पैटर्न अलग है, तो वो हर एक के लिए आपको अलग अलग इक्वेशंस, जैसे अगर अकाउंट्स वाले अगर है तो वो क्या इक्वेशन या क्या मैथमेटिकल पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं एग्जैक्ट उनका रिजल्ट जनरेट करने के लिए, वो हम लोग देखेंगे। देन आप देखो कि सर्टन हम लोग के पास जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप जितने लोगों का एग्जाम लेते हैं ना उसमें से एवरेज हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ओके इतने, जैसे आप देखो कि JEE या फिर नीट के एग्जाम्स जो होते हैं तो उसमें मेनली क्या होता है कि आपका कट ऑफ रेट जो है ना वो हर बार जो एग्जाम्स में कितने % स्टूडेंट पास हो रहे हैं उसके बेस के ऊपर कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ जो है वो चेंज होता है हमेशा। सो वो क्या हो गया मैथमेटिकल फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, मतलब जहाँ पे हम लोग अपने एल्गोरिदम्स बताएंगे, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मैंने बोला 2 टाइप के रहेंगे, यूजर रिक्वायरमेंट होगा, सिस्टम रिक्वायरमेंट रहेगा। यूजर रिक्वायरमेंट हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट हो गए, जहाँ पे मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि ओके दिस आर द फंक्शंस विच आर रिक्वायर्ड। एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट में हम लोग बताएंगे कि व्हाट सिस्टम शुड डू, लाइक अ स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होगा जिसमें हम लोग फंक्शनल स्पेसिफिकेशन बताएंगे, मुझे वीडियो कॉलिंग चाहिए, बैकअप के लिए क्लाउड सपोर्ट चाहिए, तो उसके साथ में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें क्या क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऐड करना पड़ेगा, वो सारे आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसका आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। नाउ बिफोर वी मूव एनी फर्दर, एनी डाउट एनी वन, यस यू कैन आस्क। Say any doubts anyone guys? Okay, देखो previous lectures maybe we were discussing but if some students say something in offended way तो मैं भी सामने आंसर करता हूँ। So you can definitely ask me question. It doesn't means कि एक को मैंने अगर कुछ वे में अगर कुछ चीज़ बताया है so ऐसा नहीं है कि मैं आपको आंसर नहीं करूँगा। So यू कैन डेफिनेटली क्वेश्चन मी, बताओ जल्दी से। एनीवन एनी डाउट्स, आपको कुछ कुछ डिस्कस करना है, हम लोग जो रीडिस्कस कर सकते हैं, एनीथिंग एनीवन स्टूडेंट्स?
I hope you all are listening. Hello, guys. Yes or no? Hello. Yes, sir. Yes. So no doubts from any student? Anyone? No doubts? ठीक है. So we'll continue with our topic then. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है, हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं, डेफिनेशन एंड स्पेसिफिकेशंस. सो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि वी आर ट्राइंग टू डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर अ लाइब्रेरी सिस्टम. जैसे जहाँ पे लाइब्रेरी में जाके हम लोग कोई बुक इशू कर सकते हैं, लाइब्रेरी पे जाके हम लोग कोई एक लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मंथली या क्वार्टरली या ईयरली बेस का. सो यहाँ पे आपको देखो क्या दिया है, यूज़र रिक्वायरमेंट कैसे बताया हम लोगों ने, लाइब्रेरी सिस्टम, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला है, लाइब्रेरी सिस्टम शेल. अब रिमेंबर, whenever and wherever we are writing shell, it means there is some compulsion जो हम लोग बता रहे हैं. ठीक है, दैट्स अ कंपल्शन. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, लाइब्रेरी सिस्टम शेल कीप ट्रैक ऑफ ऑल डेटा रिक्वायर्ड. मतलब आप अगर लाइब्रेरी में कोई बुक्स या कोई जर्नल या कोई थीसिस या किसी के रिसर्च पेपर्स कुछ भी अगर आप रख रहे हैं, तो लाइब्रेरी सिस्टम पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको उसके कॉपीराइट लाइसेंसिंग को अलग से मेंटेन करना पड़ेगा. एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास अगर वो लाइब्रेरी सिस्टम के कॉपीराइट वो जो बुक्स है उसके कॉपीराइट्स अगर अवेलेबल नहीं है, देन आप उसको अवॉइड करेंगे. यहाँ पे आपको वही दिया है, लाइब्रेरी सिस्टम शेल कीप ट्रैक ऑफ ऑल डेटा रिक्वायर्ड बाय कॉपीराइट लाइसेंसिंग एजेंसीज इन इंडिया एंड एल्सवेयर. देन सिस्टम रिक्वायरमेंट में क्या बोला है, ऑन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर अ डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम अ लाइब्रेरी सिस्टम, रिक्वेस्टर शेल बी प्रेजेंटेड with a form that records detail of user and the request made. So on making a request for a document, मतलब अगर मैंने बोला है कि ओके मुझे एक TY प्रोजेक्ट बनाना है, तो फाइनल ईयर के XYZ स्टूडेंट का जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है, आई रिक्वायर्ड दैट डॉक्यूमेंट एज अ रेफरेंस जिससे मैं अपना प्रोजेक्ट बना सकूं. बराबर है. सो रिक्वेस्ट जो है उसको एक फॉर्म बताना पड़ेगा, और वो फॉर्म जो है हम लोग डेटाबेस में रखेंगे फॉर अ फ्यूचर रिकॉर्ड्स, जिससे हम लोगों को पता चल सके कि हाँ आगे हम लोगों ने क्या किया. ठीक है. सो यहाँ पे देखो वही सेम चीज़ दिया हुआ है. बराबर है. यूजर्स एंड रिक्वेस्टेड मेड. देन लाइब्रेरी सिस्टम रिक्वेस्ट फॉर्म्स शेल बी स्टोर्ड ऑन द सिस्टम. अब आपने कौन से थीसिस या कौन से बुक के लिए आपने रिक्वेस्ट सेंड किया था, कभी किया था, और वो डॉक्यूमेंट या वो थीसिस आपने कितने टाइम यूज़ किए थे, ये सारे डिटेल जो है वो लाइब्रेरी में स्टोर्ड रहेंगे एज अ हिस्ट्री फॉर 5 years, जब से आपने उसको डिमांड किया है तब से. तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 साल के लिए अगर आपको 5 years के लिए अगर आपको कोई डेटा कोई फॉर्म्स अगर डेटाबेस में स्टोर करना है, इसका मतलब है कि आपके पास बहुत डिटेलिंग होना चाहिए. सॉरी, आपका डेटाबेस का साइज जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अभी 5 years के लिए there won't be any 1 or 2 students or users who are just requesting for 1 or 2 documents. Every year there might be hundreds or thousands of students जो आपके पास लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, जो आपको फॉर्म जो है ना वो सबमिट कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वेस्टिंग फॉर सम और दी अदर बुक्स और थीसिस और रिसर्च पेपर्स या प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट. अब ये सब का आपको डिटेल जब सेव करना है, तो आपके पास डेटाबेस जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए. एक छोटा सा अगर डेटाबेस रहेगा तो वो बहुत जल्दी ओवरलोडेड हो जाएगा, ओवरबर्डन हो जाएगा. राइट. तो वो टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले तो डेटाबेस का साइज बढ़ाना पड़ेगा. ये सिस्टम रिक्वायरमेंट है देखो, तो आपको डेटाबेस जो है वो बड़े साइज का बताना पड़ेगा, और डेटाबेस का साइज जैसे बढ़ेगा वैसा आपका सर्वर का कैपेसिटी भी बढ़ना चाहिए, जो वो उतने डेटाबेस को इजीली हैंडल कर पाए. कि अगर वो ज़्यादा बड़ा, सपोज अगर मेरा 1 TB या 2 TB का डेटाबेस साइज है,
1 टेराबाइट्स और 2 टेराबाइट्स, बराबर है, 1000-2000 GB आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो टाइम पे इतने बड़े डेटाबेस में से जब अगर आप कोई वैल्यू या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन अगर फैच आउट करते हैं, देन इट इज़ अ क्वाइट डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क। और ऐसे अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट अगर आ रहे हैं और वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई आपको ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप कोई नया बुक्स या रिसर्च पेपर, तो वो रिक्वेस्ट को भी आपको हैंडल करना है या एंटरटेन करना है। सो आप देखो कि ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, और दोनों रिक्वेस्ट जो है वो एक ही डेटाबेस पे आ रहे हैं। सो वो टाइम पे आपको डेटाबेस हैंडलिंग जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हो गया। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट डेटाबेस सिस्टम आज मार्केट में अवेलेबल है जो इतने बड़े डेटा को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए आपको हेल्प करे, या रेडी ऑपरेशंस जिसमें पॉसिबल हो, अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल आई कैन से कि माई एसक्यूएल हो सकता है वो, या फिर माई एसक्यूएल नहीं तो वो ओरेकल हो सकता है या सम अदर। तो इसके हिसाब से हम लोग सिस्टम रिक्वायरमेंट समझेंगे कि आपका एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, कितना डेटा आप सेव करेंगे, अप्रॉक्स वो कितना होगा, और उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर कौन से बेस्ट अवेलेबल रहेंगे इसके लिए, राइट। और आप जो डेटाबेस बनाएंगे उसमें भी अभी देखो आपको इंडेक्स बनाना पड़ेगा हर एक यूज़र्स के हिसाब से, क्योंकि ये यूज़र जो है वो SY का है, उसने पूरे साल में या 3 साल में ये वाले बुक्स या ये पेपर्स जो है वो डिमांड किए थे, बराबर है। देन सेम वे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉग्स मेंटेन करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, जितने भी रिक्वेस्ट आए उसके अलग से। सो ये सब हम लोग क्या बता रहे हैं कि आपका सिस्टम इतने काम करेगा, इतने सारे काम उसको करने हैं सिस्टम को, तो वो टाइम पे कौन से बेस्ट सॉफ्टवेयर और उसके साथ में कौन से बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगे जो साथ में मिलके एफिशिएंटली ये टास्क कंप्लीट कर पाए, ठीक है। उसी को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे या उसी को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। नाउ ये टॉपिक से हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज नहीं बता रहा हूँ मैं।